द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल और उसमें फ्रांसीसी भूगोलवेताओं वाइडल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स के बाद जिन विद्वानों ने योगदान दिया, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले विद्वान हैं भूगोलवेता ल्यूशियन फेब्रे। फेब्रे को संभववादी विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार वातावरण कहीं भी साधनों की सीमा को नियंत्रित नहीं करता है, अपितु किसी क्षेत्र में जितने भी साधन उपलब्ध हैं उसमें मानव के लिए अनेक संभावनाएं निहित होती है और साथ ही मानव अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आवश्यक विकल्प का चयन कर लेता है। उन्होंने लिखा कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक अभिव्यक्तियों के समन्वय को खोजने में योगदान देता है, जिनका अध्ययन करना भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। संभववाद की अधिक व्याख्या करते हुए फेब्रे लिखते हैं कि नियतिवादियों की तरह मानव को प्रकृति का दास या जड़ पदार्थ न मानकर एक क्रियाशील प्राणी मानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, देयर इज नो नेसेसिटी। सर्वत्र संभावनाएं हैं। मानव उनके स्वामी के रूप में उसका निर्णायक है। संभावनाओं के उपयोग से स्थिति में जो भी परिवर्तन होता है उससे मानव को या मानव मात्र को प्रथम स्थान प्राप्त होता है। पृथ्वी, जलवायु या विभिन्न स्थानों की नियतिवादी यानी वातावरण निश्चयवाद की परिस्थितियों को यह कदापि श्रेय नहीं मिल सकता। इस प्रकार फेब्रे ने संभववादी विचारधारा का पुरजोर समर्थन किया, उसका प्रतिपादन किया और मानव भूगोल के विकास में एक नवीन विचार देने का प्रयास किया। अगले व्यक्ति हैं अल्बर्ट डिमांजिया। कार्यकाल है इनका 1872 से लेकर 1940 तक। डिमांजिया ब्लास के शिष्य थे, डी मार्टोनी के समकालीन थे। वे पहले लीले और फिर सोरेबोन विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर रहे। इनके अध्ययन का मुख्य विषय फ्रांस के गांव थे, जिन पर उन्होंने अनेकों लेख लिखे। पिकार्डो का अध्ययन कर पिकार्डो के भूगोल का प्रकाशन किया, जिस कारण उन्हें लीले विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ। लीले में कार्यरत रहते हुए डिमांजिया ने अनेक शोध और लेख लिखे। सन 1911 में उन्होंने डिमांजिया को लीले से बुलाकर पेरिस के सोरेबोन विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया। उसके बाद वह फ्रांस के एक प्रमुख मानव भूगोलवेता के रूप में स्थापित हुए। अपने दो उन्होंने सामान्य लक्ष्य बताए जिन्हें वह पूरा करना चाहते थे। पहला, वह मानव भूगोल एक ऐसा उत्कृष्ट ग्रंथ लिखना चाहते थे जो ब्रून्स के ग्रंथों की तुलना में अधिक दार्शनिक हो, और दूसरा, फ्रांस का आर्थिक भूगोल पर वर्णन उनके जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। डिमांजिया ने सोरेबोन विश्वविद्यालय में सन 1911 से 1940 तक कार्यरत रहते हुए मानव भूगोल के विकास में अनेक शोध कार्यों द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ ही उन्होंने आर्थिक भूगोल पर भी लेख लिखे। उनके मरणोपरांत सन 1942 में उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ मानव भूगोल की समस्याएं, द प्रॉब्लम्स डी जोग्राफिया ह्यूमन्स, प्रकाशित हुई। 1946 में फ्रांस का आर्थिक भूगोल प्रकाशित हुआ। डिमांजिया का सर्वाधिक रुचिपूर्ण विषयों में से एक विषय फ्रांस की ग्रामीण बस्तियां, द रूरल सेटलमेंट ऑफ फ्रांस, जिस विषय पर भूगोल की वार्षिक पत्रिका एनल्स ऑफ ज्योग्राफी में प्रकाशित करवाया। डिमांजिया महोदय ने अधिवासों के अध्ययन में मानवीय आवासों के संकेंद्रण, उनके विकिरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने ग्रामीण पूर्वों यानी रूरल हैमलेट्स
और वहाँ की कृषि व्यवस्थाओं पर भी अनेक शोध किए। पेरिस एवं कैम्ब्रिज में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय भूगोल सम्मेलनों में डिमांजिया की ग्रामीण बस्तियों से संबंधित अध्ययन कार्यों की भूरी भूरी सराहना और प्रशंसा हुई। उन्होंने 1930 में ग्राम संबंधी प्रश्नों की एक सूची तैयार की, जिसके लिए उन्हें रॉकफेलर संस्थान से आर्थिक सहायता भी मिली। परिणाम स्वरूप वार्षिक फ्रांस मानचित्रावली एवं मानव भूगोल की समस्याएं नामक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। डिमांजिया ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक मानव भूगोल की समस्याओं के प्रथम अध्याय में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समूह और मानव के समाज के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने अपने अध्ययन कार्यों में मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनके संपूर्ण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष इस प्रकार रहे। संसार के वृहद प्राकृतिक प्रदेशों, चाहे वे जलवायु प्रदेश हों, वनस्पति प्रदेश हों या मृदा प्रदेश हों, वहाँ पर जीवन के प्रकारों का अध्ययन। दूसरा, महत्वपूर्ण प्रविधियों विधियों के प्रकार जिनकी सहायता से मानव भोजन एकत्र करने, आखेट करने, मत्स्य उद्योग, कृषि कार्य, पशुपालन, निर्माण उद्योग और व्यापार करते हैं। तीसरा, मानवीय अधिवासियों का वितरण, उनका घनत्व, सीमाएं और मानवीय प्रवास का विवरण। और चौथा, अधिवासियों के प्रकार और उनके स्वरूपों का विकास। डिमांजिया ने मानव भूगोल के सिद्धांतों का विवेचन करते हुए वातावरणीय निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की विचारधारा को पूर्णतया अस्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मानव सिंचाई के साधनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पोषणीय विकास कर सकता है। इस प्रकार आगे चल के मानवीय क्रियाकलापों में परिवर्तनशील भौगोलिक परिवेश की संकल्पना का प्रवेश हुआ। आज इतना ही, धन्यवाद।